हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब ठीक हो गए। आज हम एविडेंस एक्ट करने जा रही हैं। जो हमारा इसका एक्ट का नाम है वो है, शॉर्ट टाइटल है इसका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये एक्ट नंबर 1 है 1872 का। इस एक्ट का प्रेम्बल हमें 3 वर्ड कहता है: कंसोलिडेट, अमेंड और डिफाइन। और इस एक्ट में 3 पार्ट है। चैप्टर 1 हमारा प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी हमें बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। और जैसे शॉर्ट टाइटल तो हमने बता दिया इस सेक्शन का, जैसे है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया पे और एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, सभी कोर्ट में, जैसे जो कोर्ट में होती है, और जो इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल पे भी अप्लाई होता है। बट कोर्ट मार्शल में चार एक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता, लाइक इंडियन नेवी एक्ट, इंडियन नेवल डिसिप्लिन एक्ट, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, और इन पे अप्लाई नहीं होता ये। और एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होता। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता। ये एक्ट फोर्स में आया था हमारा 1 सितंबर 1872 को। इस एक्ट को वो असेंट मिली थी 15 मार्च 1872 को। और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं वो डिफाइन कर रखी है सेक्शन 2 क्लोज आई ऑफ CRPC। अब हमारा सेकंड वो आता है सेक्शन, वो है रिपील ऑफ इनेक्टमेंट। ये सेक्शन रिपील कर दिया गया है किसके द्वारा? रिपीलिंग एक्ट 1938 में सेक्शन 2 के थ्रू। फिर हमारा आता है सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लोज। इस सेक्शन में कह रखा है कि भाई फॉलोइंग, इसमें 10 वर्ड्स दे रखे हैं और उसके बाद 10 वर्ड्स हैं, जैसे कोर्ट है। कोर्ट में क्या क्या होता है? कोर्ट सभी उनको इंक्लूड करता है, जैसे जजेस, मैजिस्ट्रेट और ऑल पर्सन्स। आर्बिट्रेटर्स पे नहीं होता, ये आर्बिट्रेटर कोर्ट में इंक्लूड नहीं होता। और वो पर्सन सारे जो लीगली अथोराइज्ड एविडेंस लेने के लिए। सेक्शन 19 हमें IPC का बताता है जजेस कौन होंगे। और पर्सन्स डिफाइंड है सेक्शन 11 IPC में। जो मजिस्ट्रेट वर्ड है वो डिफाइन नहीं है। उसके बाद है फैक्ट का मीनिंग है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, मतलब ये डेफिनेशन वाइड है। इसमें इसका मीनिंग भी दे रखा है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है वो सारी चीज़ें बता रखी है। एनीथिंग मतलब कोई भी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग किसी भी थिंग की भी वो किस स्टेट में हमारे पास प्रेजेंट है, और रिलेशन ऑफ थिंग भी उसका दूसरी थिंग्स के साथ रिलेशन क्या है, और वो कैपेबल है भाई हम उसको अपनी सेंसेस के द्वारा परसीव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम फिजिकल फैक्ट। फिर उसके बाद सेकंड आता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस। भाई कोई मेंटल कंडीशन है किसी पर्सन की और वो कॉन्शियस है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट। और ये जो कैटेगराइज किया था इनको, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट को, ये किया था बेंथम ने। अब जैसे ये बता रखा है हमें दैट अ मैन हियर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फैक्ट, कि भाई किसी आदमी ने कुछ सुना और देखा कि वो हमारा फैक्ट होएगा। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, किसी आदमी ने कुछ कहा वो भी फैक्ट है। उसके बाद द मैन हैज़ अ सर्टेन रेपुटेशन इज़ अ फैक्ट, कि भाई किसी आदमी की रेपुटेशन है, वो भी हमारे पास फैक्ट है। उसके बाद रिलीवेंट है। रिलीवेंट हमें बताता है वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलीवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वे रेफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द रिलीवेंसी ऑफ एक्ट। जैसे जो रिलीवेंसी ऑफ एक्ट है ना, वो इसमें बताता है हमें सेक्शन 6 से 55 रिलीवेंसी से डील करता है। एक फैक्ट को हम रिलीवेंट जब कहेंगे दूसरे फैक्ट के साथ, कि भाई जब वो इस वे में कनेक्ट है जो सेक्शन 6 to 65 के प्रोविजंस में बता रखा है, उन किसी वे में। फैक्ट इन इशू हमें बताता है द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड, भाई जो फैक्ट इन इशू है वो उसका मीनिंग है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाई इटसेल्फ, भाई कोई फैक्ट जिसके द्वारा खुद या फिर दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस का पता चले, नेचर का पता चले, एक्सटेंट का पता चले कि भाई उसका राइट और लाइबिलिटी किसी पर्सन की क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, और पार्टी उसको क्या करे, असर्टेड और डिनाई करे किसी भी सिविल सूट में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है वेयर वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू CPC। भाई जो जब से हमारा CPC इन्फोर्समेंट में आया है, टाइम बिंग इन फोर्स, तो
कोई भी कोर्ट रिकॉर्ड कर सकता है इशू ऑफ फैक्ट को जो पार्टी के द्वारा क्या किया जा रहा है, असर्ट और डिनाई किया जाता है उस इशू के आंसर से रिलेटेड, तो वो क्या गया फैक्ट इन इशू। अब इसका जैसे एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। भाई ए के ऊपर चार्ज लगा कि भाई एक्यूज्ड है वो, उसने बी का मर्डर किया है, तो ट्रायल के सामने फैक्ट इन इशू हो सकते हैं, जैसे कि दैट ए कॉज्ड बी, भाई ए ने बी को मारा है, ए इंटेंडेड टू कॉज बी, भाई ए की इंटेंशन थी कि उसने बी को मारना है। दैट हे, भाई ए ने क्या किया, रिसीव ग्रेव एंड सडन, भाई बी ने किसी चीज़ के लिए उसको मना किया इसलिए उसने मार दिया। तो ये क्या है, दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज बीज डेथ, भाई जिस टाइम पे ए ने ये एक्ट किया बी को मारने का जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, तो क्या है वो रीज़न है कि भाई उसको वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, उसको नहीं पता था कि भाई इसका नेचर कैसा होगा एक्ट का, तो ये फैक्ट इन इशू हो जाएगा।